साथियों नमस्कार। मैं सुभाष बेधड़क आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को छोटा रखूं। ये हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी और ये हैं शुभंकर मिश्रा जी। दोनों परिचय के मोहताज नहीं हैं, अपने अपने फील्ड में बुलंदियों पर हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और शुभंकर मिश्रा जी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। अभी कुछ दिनों पहले शुभंकर मिश्रा जी सुब्रमण्यम स्वामी का पॉडकास्ट सुब्रमण्यम स्वामी के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे। इस पॉडकास्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ अमर्यादित टिप्पणी की है, अशोभनीय टिप्पणी की है। शायद वो न बोलते ऐसा तो ज़्यादा अच्छा होता। इन्होंने वाजपेयी जी के बारे में कहा कि वाजपेयी लड़कियों के मामले में बहुत गंदा इंसान था और भी मामलों में बहुत गंदा इंसान था। अब चूँकि सुब्रमण्यम स्वामी जी की ऐसी आदत रही है, ये अपने बड़बोलेपन के कारण जाने जाते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता जिनका इतना सम्मान है इस देश में, विपक्ष के लोग भी, हर पार्टी के लोग बहुत सम्मान के साथ वाजपेयी जी का नाम लेते हैं। तो ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कुछ कहा है वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि दरअसल ये जो बोल रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाजपेयी जी वाकई ऐसे थे। तो आज मैं इसी के ऊपर बातचीत करूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा दरअसल वो फैक्ट है या गलत है, इनका इरादा क्या था इस बात को कहने के पीछे। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के, और ये हैं राजकुमारी राजकुमारी हक्सर। वाजपेयी जी जब 40 के दशक में ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उसी कॉलेज में राजकुमारी हक्सर भी पढ़ा करती थी। ये 40 की दशक की बात है। तब वाजपेयी जी भी युवा थे और अविवाहित थे। राजकुमारी जी से अक्सर उनका मिलना जुलना होने लगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब दो लोग साथ पढ़ाई कर रहे हों, साथ काम कर रहे हों या लंबे समय तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ऐसे में एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यह बहुत सामान्य सी बात है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक है, तो वो किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस न किया हो। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा। वाजपेयी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो राजकुमारी हक्सर से प्रेम करने लगे। वो दौर आज का दौर नहीं था। उस दौर में एक लड़का लड़की आपस में बातें करें, यह लगभग असंभव सी बात थी। गोरा और काला फिल्म में एक गीत है, बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। यह फिल्म 1972 में आई थी और उस समय का समाज भी इतना रूढ़िवादी था। और वाजपेयी जी तो 40 के दशक में प्रेम कर रहे थे। लाजमी है कि तब का समाज और ज़्यादा रूढ़िवादी रहा होगा। परिणाम स्वरूप वाजपेयी जी और राजकुमारी के बीच कभी ज़्यादा बातें नहीं हो सकीं। कहा जाता है कि राजकुमारी की आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि वाजपेयी जी खुद को रोक न सके। वाजपेयी जी के ऊपर खुमार बाराबंकी का एक शेर मुझे याद आ रहा है, खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आँखों से, खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आँखों से, फरिश्ता हो तो बहक जाए आदमी क्या है। वाजपेयी जी ने भी हिम्मत जुटाकर राजकुमारी जी के नाम एक खत लिखा और उसे एक किताब में छुपाकर राजकुमारी जी के पास भिजवा दिया। उस ज़माने में प्रेमी जोड़े के बीच संवाद के आदान प्रदान का खत ही इकलौता माध्यम हुआ करता था।
राजकुमारी जी ने उस खत का जवाब भी दिया, लेकिन वह जवाब कभी वाजपेयी जी तक पहुंच ही न सका। राजकुमारी जी कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं और वाजपेयी जी भी ब्राह्मण ही थे, लेकिन राजकुमारी जी के पिता गोविंद नारायण हक्सर ने इस रिश्ते को स्वीकृति प्रदान नहीं की और जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। राजकुमारी जी ब्रजनारायण कौल, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, के साथ ब्याह दी गईं। इसके बाद राजकुमारी जी अपने पति के साथ दिल्ली आकर रहने लगीं। वाजपेयी जी को लगा कि यह प्रेम कहानी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। दरअसल यहीं से इस प्रेम कहानी की शुरुआत थी। साल था 1957 का। वाजपेयी जी जनसंघ के टिकट पर बलरामपुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए थे। एक फिल्मी डायलॉग है ना, ओम शांति ओम का, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। वाजपेयी जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वाजपेयी जी बहुत शानदार वक्ता थे। उनकी वाक्पटुता और हाजिर जवाबी का तो कोई जवाब ही नहीं। वाजपेयी जी को एक दिन उसी रामजस कॉलेज में किसी कार्यक्रम में भाग लेने का बुलावा आया, जिसमें राजकुमारी जी के पति ब्रजनारायण कौल प्रोफेसर थे। कार्यक्रम के बाद जब वाजपेयी जी जाने लगे, तभी उनकी नज़र राजकुमारी जी पर पड़ी और जैसे ही वाजपेयी जी ने राजकुमारी जी का दीदार किया, वैसे ही मानो सब कुछ पल के लिए ठहर सा गया। दोस्तों, परदेश फिल्म का वो गीत यहाँ सटीक बैठता है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। 16 साल बाद दो दिल मिल रहे थे। इसके बाद फिर से वाजपेयी जी और राजकुमारी का मिलने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। मुझे तो फिर से एक गीत याद आ रहा है दोस्तों। एक गीत है ना, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, धड़कने धड़कनों में खो जाएं, दिल को दिल के करीब लाना है। वाजपेयी जी के पास एक काले रंग की एम्बेसडर कार हुआ करती थी। अब इस कार को अक्सर राजकुमारी के घर के बाहर देखा जाने लगा। ये कार बराबर राजकुमारी जी के घर के बाहर खड़ी रहती थी। वाजपेयी जी को जब भी फुर्सत मिलती थी, राजकुमारी के घर आने जाने लगे। अब साल था 1978 का। मोरारजी देसाई की सरकार में वाजपेयी जी भारत के विदेश मंत्री बन चुके थे। अब वाजपेयी जी को बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिल चुका था दिल्ली में। राजकुमारी कौल भी अपने पति और 2 बेटियों के साथ इसी सरकारी बंगले में वाजपेयी जी के साथ रहने लगी। इसके बाद जब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए, तब भी राजकुमारी जी प्रधानमंत्री आवास में ही रहती थीं। यहाँ तक कि जब राजकुमारी जी का 2014 में देहावसान हुआ, तब भी वो वाजपेयी जी के साथ ही उनके कृष्ण मेनन मार्ग स्थित आवास पर रह रही थीं। वाजपेयी जी ने राजकुमारी की बेटी नमिता को भी गोद ले रखा था। कहा जाता है कि वाजपेयी जी के जीवन को संवारने में राजकुमारी कौल का बहुत बड़ा योगदान था। वो वाजपेयी जी के लिए उनकी दवाई, खान पान से लेकर के उनकी पूरी दिनचर्या का ध्यान रखती थीं। यह भी कहा जाता है कि वाजपेयी जी को लिबरल बनाने में राजकुमारी जी का अहम रोल था। वो प्रधानमंत्री आवास में सब कुछ कंट्रोल करती थीं, सब कुछ। पत्रकार करण थापर कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें बहुत लंबे समय से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। एक दिन उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में फ़ोन लगाया और इत्तेफाक से फ़ोन उठाया मिसेज राजकुमारी जी ने। फ़ोन पर बात करते समय करण थापर ने रिक्वेस्ट किया कि मैं प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ।
और फिर क्या था, अगले ही दिन प्रधानमंत्री आवास से करण थापर को फ़ोन आया कि आप प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए आ जाइए। और जब करण थापर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए पहुँचे तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आपने तो हाई कमांड से बात कर ली है, अब मैं आपको कैसे मना कर सकता था। अब एक ये कोटेशन है एलेनोर रूजवेल्ट का, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की ये पत्नी है। इनका ये कोटेशन है, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। इसका लब्बो लुगाव यही है कि जो बहुत शानदार दिमाग वाले लोग होते हैं वो विचारों पर चर्चा करते हैं, विचारों के ऊपर चर्चा करते हैं। जो औसत माइंड वाले लोग होते हैं, औसत दर्जे का दिमाग जिनके पास होता है, वो घटनाओं पर चर्चा करते हैं। और जिनके पास बहुत कम दिमाग होता है वो किसी व्यक्ति के ऊपर चर्चा करते हैं। तो कायदे से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बात कही है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, फैक्चुअली तो करेक्ट है, लेकिन कायदे से किसी के पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। वो भी जिस लहजे में उन्होंने अटैक किया। आप यदि प्रधानमंत्री, ये 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, आप उनके कार्यकाल में उन्होंने कौन कौन सा काम किया, आप उनकी नीतियों की आलोचना करते, आप उनकी नीतियों पर चर्चा करते। वो एक बहुत अच्छे कवि भी थे, आप उनकी रचनाओं के ऊपर चर्चा करते, उनकी पोएट्री के ऊपर चर्चा करते। वो भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे मोरारजी देसाई सरकार में, भारत के सांसद रहे थे। आप उन सब पर चर्चा करते, उनके कार्यकाल पर चर्चा करते तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। आपके सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपके बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल लग रहा था कि आपका उद्देश्य है एक बड़े राजनेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत जलील करना। इसी बात को आप थोड़ा अलग अंदाज में भी कह सकते थे। वसीम बरेलवी का एक बड़ा फेमस शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यदि वाजपेयी जी चाहते तो राजकुमारी जी से शादी कर सकते थे। आरएसएस का भी उनके ऊपर बहुत दबाव था। आरएसएस बार बार दबाव डाल रहा था वाजपेयी जी के ऊपर कि आप या तो राजकुमारी से शादी कर लीजिए या फिर दूरी बना लीजिए। वाजपेयी जी ने दोनों बातें नहीं सुनी, किंतु 1957 से लेकर 2014 यानी राजकुमारी जी के देहावसान होने तक दोनों साथ रहे। यह भी नहीं है कि वाजपेयी जी और राजकुमारी जी इस रिश्ते को लेकर के इस रिश्ते को नकारते रहे। वो कभी डिफेंसिव नहीं, दोनों कभी डिफेंसिव नहीं हुए अपने इस रिश्ते को लेकर के। वाजपेयी जी ने जो किया वो सही था या गलत था, इसको देखने का अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। मेरा बस इतना कहना है कि मर्दों की एक खासियत होती है कि वो अपने पहले प्यार को ताउम्र नहीं भुला पाते। मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। मर्दों की एक खासियत होती है कि वो अपने पहले प्यार को ताउम्र नहीं भुला पाते। राजकुमारी और वाजपेयी जी के बीच जो दोस्ती थी वो उन कॉलेज के दिनों में हुई थी जब वो दोनों अविवाहित थे। सामाजिक रूढ़ियों के कारण वे दोनों पढ़ने सूत्र में नहीं बंध सके। ऐसा नहीं था कि वाजपेयी जी शादी के बाद राजकुमारी जी की शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद करना चाह रहे थे। ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा भी नहीं था कि वाजपेयी जी बहुत ज़्यादा आशिक मिजाज थे और उनकी अनेक प्रेमिकाएं थीं। उन्होंने बस अपनी पहली मोहब्बत को आखिरी दम तक निभाया। और वाजपेयी जी या राजकुमारी कभी भी अपने इस रिश्ते को लेकर के डिफेंसिव नहीं रहे। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, राजकुमारी जी भी कहती थी कि वाजपेयी जी से संबंध को लेकर मुझे अपने पति से कभी सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और दरअसल ब्रिजनारायण कौल जो राजकुमारी जी के पति थे,
वो राजकुमारी और वाजपेयी जी के रिश्ते को स्वीकार कर चुके थे। वे खुद भी राजकुमारी जी से पूछा करते थे कि अटल ने खाना खाया या नहीं खाया। यानी वो भी अटल जी से बहुत प्रेम करते थे और सब लोग अटल जी के साथ ही प्रधानमंत्री आवास में रहते भी थे। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए वाजपेयी जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसके बारे में यह शेर कहकर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। वसीम बरेलवी का ये शेर है, सॉरी, वसीम बरेलवी का ये शेर नहीं है, हबीब जालिब का ये शेर है। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। धन्यवाद। फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।